लोग आ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल के नेक्स्ट क्लास में और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स को। तो सबसे पहले डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स के देते हैं। नाम है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करें। अब ये जो 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स होंगे, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होंगी, वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड्स 2 यूनिट मिलकर के डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर दें, या 2 अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ करके एक डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर हमने बात किया जुड़ करके, जुड़ने की बात आई है कि जब भी 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे तो डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं डाइसैकेराइड्स के फॉर्मेशन के लिए, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लिंकेज का मतलब जुड़ना। तो मोनोसैकेराइड्स जिस बॉन्ड के थ्रू या जिस लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से जुड़कर डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब क्या होता है? द ऑक्साइड लिंकेज। ये लिंकेज कैसा होता है? ऑक्साइड लिंकेज होता है। द ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर। ये जो लिंकेज बनता है ये वाटर के लॉस से बनता है। मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स पास आते हैं और दोनों मोनोसैकेराइड्स अपने अपने OH को आपस में मर्ज करके वाटर निकाल के ऑक्साइड लिंकेज बनाते हैं। तो वो जो लिंकेज बनता है उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। द ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर बाय 2 मोनोसैकेराइड्स इन डाइसैकेराइड्स। एक डाइसैकेराइड्स के अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में वाटर को लूज करके एक ऑक्साइड लिंकेज बनाते हैं और उसी लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो इसका है वो है सुक्रोज। सुक्रोज जैसा कि शुगर के नाम से जिसको हम समझते हैं, जनरली कॉमन नेम जिसको शुगर बुलाते हैं वो एक्चुअल में शुगर ना होकर के सुक्रोज होता है। अच्छा, शुगर से याद आया, आपको याद तो होगा, पिछली क्लास आप भूले तो नहीं है कि शुगर उस कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है जो टेस्ट में मीठे होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए उनको नॉन शुगर भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, सुक्रोज पे आते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला बचपन से सुन रखा आपने, C12H22 और O11, C12H22O11 बचपन से पढ़ रखा है। अच्छा, हमें बताएं कि इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 यूनिट हमें मोनोसैकेराइड्स मिलनी चाहिए और मिलती भी है। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो अल्फा ग्लूकोज और साथ में बीटा फ्रक्टोज मिलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर में जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि 2 मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे। वो लिंकेज कैसे बनेगा? तो दोनों मोनोसैकेराइड्स के OH आएंगे और वो OH आपस में मिलकर वाटर को लूज कर देंगे और वहाँ पर एक ऑक्साइड लिंकेज बनेगा। उसी ऑक्साइड लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए, हम बनाने की कोशिश करते, बनाते हैं कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का और ये सेकंड कार्बन है। ये फर्स्ट है कार्बन और ये सेकंड कार्बन है फ्रक्टोज का। बीटा फ्रक्टोज का ये सेकंड कार्बन है। स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बीटा फ्रक्टोज का ये सेकंड कार्बन है और अल्फा ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन है। ये जो दोनों के OH है ये आपस में कंबाइन करेंगे और एक जगह से H और दूसरी जगह से OH मिल करके वाटर का लॉस हो जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ से OH को मिटा देते हैं और यहाँ से H को मिटा देते हैं और एक बॉन्ड यहाँ खाली हुआ, एक बॉन्ड यहाँ खाली हुआ, ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड और स्ट्रक्चर दिखने में अच्छा हो इसलिए चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ ला देंगे बीच में और यहाँ बन जाएगा लिंकेज। अब ये जो लिंकेज है इसी को बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर से यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला और ये बन गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ध्यान ये रखना है, काम की बात क्या है हमारे लिए काम की बात ये है कि जो सुक्रोज होता है उसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये क्या है? ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है सर, ये बात तो पता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। फिर याद क्या रखना है इसमें? याद ये रखना है कि ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है
ये फर्स्ट कार्बन ऑफ, अच्छा फर्स्ट कार्बन को ऐसे लिख दे C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज और सेकेंड कार्बन ऑफ बीटा फ्रक्टोज के बीच में है, C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज के बीच है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए बनाना अगर आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसको एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर अगर याद है तो ये बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद कर रखा है तो आगे जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के, उनको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा वो अल्फा ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और बीटा फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन के बीच बनेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। क्या है डाइसैकेराइड्स? वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर दो सेम या डिफरेंट यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स देता है। अब जो दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो आपस में एक ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं डाइसैकेराइड्स के अंदर। उस ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बनता कैसे है? दो मोनोसैकेराइड जब पास आते हैं तो आपस में मिल करके वाटर का लूज करके एक ऑक्साइड लिंकेज बनाते हैं जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज है। फॉर्मूला क्या है? C12H22H11। अच्छा, जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो क्या देता है? तो अल्फा ग्लूकोज देता है और बीटा फ्रक्टोज बनता है। अच्छा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है? तो अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन आपस में मिलकर वाटर का लॉस करके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी और एक ज़रूरी बात सुक्रोज के बारे में अगर हम करें तो जो सुक्रोज का नेचर होता है, कौन सा नेचर? ऑप्टिकल एक्टिविटी ने वाला जो नेचर होता है, जो ऑप्टिकली, पहली बात तो ये समझिएगा कि जो सुक्रोज है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सर कैसे? यार आपको अगर याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। इसका मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इन सब के सैंपल से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाएगा तो वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। अब ये जो सुक्रोज होता है वो डी होता है। डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता है। डेक्स्ट्रो मतलब कि जब सुक्रोज के सैंपल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाता है तो ये उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। ठीक है, अब ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो हमें मिलता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। वो जो अल्फा ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो होता है विथ रोटेशन कितना है? 52.5 डिग्री। मतलब जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 52.5 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है? रोटेट करता है। और जो फ्रक्टोज होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 92.4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। एल या माइनस लिखते हैं तो माइनस का मतलब भी लीवो होता है। तो ये 52.5 क्लॉकवाइज रोटेट करता है और ये 92.4 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये बताइए जब ये रिएक्शन हुआ होगा तो रिएक्शन के प्रोडक्ट में ग्लूकोज बना होगा या फ्रक्टोज बना होगा या इनका मिक्सचर बना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है मिक्सचर बना होगा। ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों बन रहे हैं एक साथ। अच्छा, जब दोनों बन रहे हैं तो जब मिक्सचर के सैंपल से अगर लाइट को पास करेंगे, कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मिक्सचर के सैंपल से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो मिक्सचर में दो चीज़ें हैं, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज उसे डेक्स्ट्रो यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है? नहीं, ये उससे ज़्यादा कर रहा है। तो अगर आप ये सोचें कि जो लाइट ओवरऑल बाहर निकल के आएगी वो रोटेट किधर की तरफ होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो आपका आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज इसे 52.5 डिग्री रोटेट किया गया और एंटी क्लॉकवाइज इसे 92.4 डिग्री रोटेट किया गया। तो ओवरऑल जो रोटेशन आएगा वो किसकी तरफ आएगा? जिसकी तरफ ज़्यादा है। तो यहाँ चूँकि ये लीवो रोटेटरी का जो फैक्टर है वो ज़्यादा है तो ओवरऑल मिक्सचर कैसा रहेगा? तो जो मिक्सचर होगा हमारा वो लीवो रोटेटरी होगा। समझ आती है बात? मिक्सचर कैसा होगा? लीवो रोटेटरी। अच्छा, मिक्सचर अगर लीवो रोटेटरी होगा तो हम इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कॉमन रूप से मतलब मिक्स कंबाइंड रूप से हम क्या बोलेंगे? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन कैसे हुआ है सर?
सर ये जो था रिएक्टेंट हमारा वो D था, और जो प्रोडक्ट का मिक्सचर बना वो क्या बना, L बना, लीवो बना। मिक्सचर में D भी था, L भी था, मगर L वाला जो पोर्शन था, L वाला जो फैक्टर था वो ज़्यादा था। तो हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो लीवर रोटेटरी होगा, और जबकि हमारा रिएक्टेंट क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, जब रिएक्टेंट से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस पूरे फॉर्मेशन के दौरान इन्वर्जन हुआ है, इसीलिए इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। अब ये CBSE के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्वर्ट शुगर क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। कब? जब ये सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनाए जा रहे हों, क्योंकि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। और कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। फ्रक्टोज कौन सा? बीटा फ्रक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का जब फॉर्मेशन होता है तो मिक्सचर लीवो हो जाता है, जबकि रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो था। तो यहाँ पे पूरे प्रोसेस में इन्वर्जन हो जाता है, इसलिए इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डाइसैकेराइड्स के अंदर, वो है माल्टोज। अब माल्टोज क्या होता है? माल्टोज होता है आइसोमर ऑफ सुक्रोज। जो भी सुक्रोज अभी हमने पढ़ा, उस सुक्रोज का एक आइसोमर है। कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C12H22O11 C12H22O11। फिर फ़र्क क्या है सर? फ़र्क इसमें ये है कि जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें 2 यूनिट ग्लूकोज के ही मिलते हैं, मतलब दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड सेम होते हैं, दोनों ग्लूकोज होते हैं। और ग्लूकोज में भी हमने 2 प्रकार का ग्लूकोज पढ़ा, अल्फ़ा और बीटा। तो इसमें भी ये डिफरेंट नहीं होता है, दोनों के दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज होते हैं, अल्फ़ा D ग्लूकोज। अब इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हमने याद किया ही था। इसका तरीका क्या था? OH 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 H OH 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 H OH। अब ध्यान दें, ये अल्फ़ा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, यस सर, और ये देखा जाता है 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो जो इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन में बनता है। कैसे बनेगा? ये OH दोनों H आपस में मिलकर वाटर का लॉस करेंगे और यहाँ पर बना लेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, क्या है ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जो पिछली बार ध्यान रखा था कि जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये C1 और C4 के बीच में, फर्स्ट कार्बन ऑफ फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज एंड फोर्थ कार्बन ऑफ सेकेंड अल्फा ग्लूकोज। याद रहेगी। हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? 2 यूनिट अल्फा D ग्लूकोज देता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये रहा उसका, जिस स्ट्रक्चर में 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। अब इसमें चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करनी थी वो ये था कि अगर आप ध्यान से देखें इसको, फर्स्ट कार्बन को, किसके फर्स्ट कार्बन को? तो जो सेकेंड वाला ग्लूकोज है जिसका फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। देखो, फर्स्ट वाले का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है, सेकेंड वाले का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है। अगर आप ध्यान से देखें, इस माल्टोज को अगर वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो फर्स्ट कार्बन को गौर करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया जाए हाइड्रोलिसिस के थ्रू या वाटर में जाने के बाद ये टूट जाए तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस। तो सर इसको क्या मिलना चाहिए? इसको मिलना चाहिए H, और इसको क्या मिलना चाहिए? OH। अच्छा, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होंगे। अब सिर्फ इस कार्बन में फोकस करिएगा, कहानी ऐसी होगी, ये O है, ये टूट गया, ये H बन गया होगा, ये वाला O H बन गया होगा, और ये वाली जो कहानी, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर एक H ऊपर ऑलरेडी है, एक OH यहाँ पे आ जाएगा, और एक OH आप देख रहे हैं कहाँ है? नीचे है। समझ आ रही बात? अब हमें पता है कि एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन, और इससे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? O, और यहाँ क्या है? H, COH यानी CHO। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब बहुत साफ है। क्या है? द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप होगा, सॉरी यहाँ पे ग्रुप होगा। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड
फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड, आ सकता है। कहाँ आ सकता है सर? देखो फर्स्ट कार्बन पे आ सकता है, लिखा भी है। कहाँ आ सकता है? एट C1 यानी एट फर्स्ट कार्बन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है, मतलब सेकेंड ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के ऊपर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ सकता है। अच्छा, इससे क्या होगा फिर? अगर ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ सकता, अच्छा कहाँ आएगा? सोल्यूशन के अंदर आएगा, ऐसे नहीं आएगा, सोल्यूशन के अंदर, यानी वाटर में जब इसको डालेंगे तब आएगा। यानी जब माल्टोज को वाटर में डालेंगे तो सेकेंड वाला जो ग्लूकोज है उसके फर्स्ट कार्बन पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ सकता है। इसके आने से क्या होगा? एज अ रिजल्ट इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एज अ रिजल्ट इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब ये रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, ये रिड्यूस करने लगेगा। इससे पहले ये रिड्यूस नहीं कर पा रहा था। रिड्यूस का मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा था। क्यों? हमें पता है कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते जल्दी। अच्छा, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है ये छिप जा रहा था इस स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा था। मगर ये जो माल्टोज है, अच्छा सुक्रोज कर सकता है? सुक्रोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुक्रोज में दोनों ही कार्बन C1, इसका C1, ग्लूकोज का C1 और उसका C2, वहाँ पे C2 पर ही कीटोन आता था। अच्छा, कीटोन तो वैसे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। अच्छा, C1 वाला एल्डिहाइड आ सकता था, मगर C1 अल्फा ग्लूकोज का C1 इन्वॉल्व था किसके साथ? फ्रक्टोज के C2 के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, मतलब वहाँ पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। कहाँ पे? सुक्रोज के अंदर। मगर माल्टोज में ऐसा पॉसिबल है, पहले कार्बन पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ सकता है। अगर ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ सकता है तो रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी शो कर सकता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है। अगर ये सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, मतलब रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी शो कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। तो ध्यान रहे, दो तरीके का सवाल, एक हमने नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी पढ़ा था। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है सर? सुक्रोज है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों? क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में C1 जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ सकता था अल्फा ग्लूकोज के अंदर, वो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसमें? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। सर वो बॉन्ड नहीं टूट सकता, अगर वो टूटेगा तो सुक्रोज थोड़ी रहेगा। सुक्रोज तभी तक है ना जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाकर रखे हैं, ठीक है। तो माल्टोज के अंदर सेकेंड वाले ग्लूकोज में पहले कार्बन पर सोल्यूशन के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ सकता है, इसलिए रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इसलिए हम माल्टोज को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। हमारा लास्ट एग्जांपल है डाइसैकेराइड्स का, वो है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? तो ये भी जो है आइसोमर है किसका? सुक्रोज का। तो मतलब एक ही फॉर्मूले के 3 डाइसैकेराइड्स है, C12H22O11, C12H22O11। इसी को बोलते हैं सुक्रोज, इसी को बोलते हैं माल्टोज और इसी को बोलते हैं लैक्टोज। फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना है कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज देता है, और जब लैक्टोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज देता है। गैलेक्टोज क्या होता है, इसमें आएंगे। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था माल्टोज, उसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो 2 यूनिट अल्फ़ा ग्लूकोज का देता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज या अल्फ़ा ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो इसमें एक और नया मोनोसैकेराइड्स आया है जिसको गैलेक्टोज बोलते हैं। गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज सेम ग्लूकोज का ही आइसोमर है। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें भी होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें भी होता है। फ़र्क बस इतना सा होता है कि H और OH की रोटेशन का फ़र्क होता है, इधर उधर हो जाते हैं HOH, तो वो कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर है एक दूसरे के, ऑप्टिकल आइसोमर। क्योंकि स्ट्रक्चरल तो हो ही नहीं सकते, स्ट्रक्चर भी इनका सेम ही होता है, स्ट्रक्चर मतलब कनेक्टिविटी तो सेम ही होती है। HOH इधर उधर होने से D और L का फ़र्क आ जाता है। D और L का मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है और एक लीवो रोटेटरी हो जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, इस D में और इस D में फ़र्क होता है, और इस L में और इस L में भी क्या होता है? फ़र्क होता है, ठीक है। इसको कभी अलग से इस पर सेपरेट वीडियो हम लोग करेंगे। अभी हम काम की बात करते हैं कि जो हमारा लास्ट डाइसैकेराइड्स है वो है लैक्टोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 यूनिट हमें C6H12O6 की मिलती है, जिसमें एक होता है बीटा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी गैलेक्टोज। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये बीटा डी गैलेक्टोज का है, बीटा डी गैलेक्टोज का है। सॉरी, ये डी नहीं रहेगा, ये डी रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर, ये तो जाना पहचाना होगा आपके लिए, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखिएगा,
देखिए एच और ओ एच के रोटेशन का फ़र्क है, इसमें यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है, बस यहाँ एच हो गया, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ OH यहाँ OH है, तो यहाँ लिंकेज इसमें ऐसा होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएंगे और वाटर निकालने के बाद ऐसे बना लेंगे, ये बना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या है ये? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके किसके बीच बना है? तो ध्यान दें, C1 ऑफ गैलेक्टोज, C1 ऑफ यानी फर्स्ट कार्बन ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन और गैलेक्टोज के फर्स्ट कार्बन के बीच बना है। तो बस इतना ही रहा। डाइसैकेराइड्स के अंदर 3 एग्जाम्पल हमें पढ़ने थे अपने एनसीईआरटी में, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो डाइसैकेराइड्स यहीं पर होता है ख़त्म। अब एक क्लास और लेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में, जो आखिरी क्लास होगी कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमें स्टडी नहीं करनी है, डिटेल स्टडी हमें मोनोसैकेराइड्स की ही करनी थी, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हमने डिटेल में किया। और पॉलीसैकेराइड्स के बाद कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन हो जाएगा पूरी तरीके से ख़त्म। इसके बाद बचेंगे 4 और, जिसमें आएंगे प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। ठीक है।